नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मामले पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार की, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, बात करेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी की शर्मनाक हार की, त्रिपुरा चुनाव में मचे सियासी घमासान की, साथ ही जानेंगे क्यों केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है राजस्थान सरकार, जजों की नियुक्ति पर क्या दिया केंद्र ने कोर्ट को जवाब, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारत में टैक्स भरने वाले लोगों की तादाद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर कांग्रेस से सस्पेंड, पटियाला से कांग्रेस सांसद हैं परनीत कौर। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा हमारे आदेश के बावजूद हेट स्पीच मामले में नहीं की जा रही है कार्रवाई। संजय राउत ने नारायण राणे को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा बीजेपी नेता राणे ने लगाए झूठे आरोप, माफी मांगे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 910 अंक चढ़कर 60,842 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 244 अंक की तेजी के साथ 17,854 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। इधर विपक्ष भी अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। फिलहाल अडानी मामले पर मोदी सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप पर अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। संसद में विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर रखी है तो संसदीय कार्य मंत्री सफाई दे रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अडानी की कंपनी सरकार नहीं देखती। दूसरी ओर विपक्ष सरकार को राहत देने के मूड में नहीं है। विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा का नोटिस दिया गया है। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है तो सरकार अडानी की जगह अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा की बात कर रही है। सरकार और विपक्ष के बीच चल रही इस रस्साकशी के चलते आज दोनों ही सदनों में कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वो इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराए या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो, लेकिन सरकार विपक्ष की कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ गौतम अडानी के लिए कहीं से भी राहत की खबर नहीं आ रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन को झटके पर झटके लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से उनकी कंपनियों की वैल्यू 60% से ज्यादा गिर चुकी है। 100 अरब डॉलर की संपत्ति अडानी ग्रुप खो चुका है। आज भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 5 से 10% की गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया है तो सेबी ने भी अडानी की कंपनियों की निगरानी बढ़ा दी है। दूसरी ओर ग्लोबल एजेंसी फिच के बाद मूडीज ने भी अडानी पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वो अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन कर रही है। इस समय के हालात में अडानी के लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा। इस बीच अडानी की कंपनियों के शेयर में गिरावट का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, जिससे वो तेजी से दौलत खो रहे हैं। 10 दिन पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे दौलतमंद इंसान थे, जो अब टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। अडानी अर्श से फर्श पर आ गए हैं तो मोदी सरकार इस मामले में बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो पीएम मोदी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के मामले में भी नजर आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2002 के गुजरात मामले में पीएम मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र को इस मामले में 3 महीने में जवाब देना है। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले में कोर्ट ने आज NM राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और ML शर्मा की याचिकाओं पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील CU सिंह ने ट्विटर से लिंक हटाए जाने का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने कहा हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं के वकील से सवाल किया कि आप इसके लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कोर्ट को CU सिंह ने बताया कि सरकार को इस तरह की शक्ति देने वाले कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर पीठ ने कहा ठीक है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, अप्रैल में सुनवाई होगी। ML शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 21 जनवरी को मोदी सरकार ने
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को देश में बैन कर दिया था। हालांकि कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया, जिस पर विवाद पैदा हो गया था। अब देखना होगा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर मोदी सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। बीबीसी पर बड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में सरकार कैसे अपना बचाव करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें तो आज महाराष्ट्र एमएससी चुनावों पर भी सबकी टिकी थी, जहां बीजेपी और शिंदे गुट के हिस्से में शर्मनाक हार आई है। 5 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 1 सीट जबकि एमवीए को 3 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा के ऊपरी सदन विधान परिषद के चुनाव में नागपुर में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को बुरी तरह से हरा दिया है। बीजेपी की ये हार बता रही है कि महाराष्ट्र में उसकी नींव कमजोर पड़ रही है। बीजेपी ने शिवसेना में फूट डालकर महाराष्ट्र की सत्ता को किसी तरह हासिल तो कर ली, लेकिन सत्ता पर टिके रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर अडवाले ने बीजेपी समर्थित नागो गानार को हराकर नागपुर शिक्षक सीट जीत ली है। नागपुर न केवल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का गृहनगर है, बल्कि ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। इसीलिए नागपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मगर बीजेपी के गढ़ में ही उसकी बुरी हार हुई है। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी समर्थित उम्मीदवार सुधाकर अडवाले को बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नागो गानार से दोगुने से ज्यादा वोट मिले हैं। अडवाले को जहां 14,061 मत मिले तो वहीं बीजेपी समर्थित गानार को 6,309 वोट मिले। बीजेपी के लिए ये परिणाम एक बड़ा झटका से कम नहीं है। आपको बता दें कि विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और शिंदे गुट के सत्तारूढ़ गठजोड़ और एमवीए द्वारा समर्थित उम्मीदवार के बीच था। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। विधान परिषद में 5 सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल 7 फरवरी को पूरा हो रहा है। इन्हीं खाली पदों को भरने के लिए सोमवार को मतदान हुआ था, जिसमें शिंदे गुट और बीजेपी को बुरी तरह से मात मिली है, जबकि एमवीए की जीत से इस खेमे में उत्साह की लहर है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी शिंदे गठबंधन को फिलहाल जनता ने नकार दिया है, तो वहीं त्रिपुरा में भी बीजेपी को नकारे जाने का डर सता रहा है। त्रिपुरा में नामांकन वापसी का समय निकलने के बाद अब चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। मुकाबला कांग्रेस सीपीएम गठबंधन और सत्ताधारी बीजेपी के बीच माना जा रहा है। इस बीच सीपीएम ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता या सबसे लंबे समय तक राज्य में शासन का रिकॉर्ड बनाने वाली सीपीएम करेगी वापसी? सीपीएम पहली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में है, जिस कारण से ये गठबंधन मजबूत भी दिखाई दे रहा है और पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें वादा किया गया है 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को साल में 200 दिन का काम दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। गरीब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता, छटनी किए गए 10,323 शिक्षकों की बहाली, संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। जनजातीय परिषद को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। त्रिपुरा में वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि 2018 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। लोगों की स्वतंत्रता खो गई है। हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 310 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 19 नामांकन खारिज कर दिए गए, जबकि 32 ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 259 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से बीजेपी के 55, उसकी सहयोगी आईपीएफटी के 5, सीपीएम के 43, वाम घटक दलों के 4, कांग्रेस के 13, टिपरा मोथा के 42, टीएमसी के 28, 11 उम्मीदवार क्षेत्रीय दलों के और 58 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। त्रिपुरा में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में जुटी है, जहां उसे कांग्रेस गठबंधन से बड़ी चुनौती मिल रही है। चुनौती तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार को दी है। यहां ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसे लेकर बैकफुट पर है। जिन राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों की सरकार है, वहां ओपीएस योजना को लागू किए जाने का ऐलान हो चुका है, तो केंद्र सरकार इस योजना में अड़ंगे डाल रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया जा चुका है। हिमाचल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में ओपीएस लागू करने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने तो केंद्र को इस बारे में पत्र भी लिखा है और पीएम मोदी से मांग कर चुके हैं कि नई पेंशन के तहत जो पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया गया है वो राजस्थान सरकार को लौटा दिया जाए। अगर राजस्थान सरकार की मांग मंजूर हो जाती है तो उसे 40,000 करोड़ रुपए मिल जाता है, लेकिन केंद्रीय बजट में सरकार ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। इस बीच केंद्र सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने साफ कर दिया है कि जो राज्य ओपीएस का ऐलान कर रहे हैं उसका खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। सरकार पुराने समझौते का ही पालन करेगी। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी नई पेंशन योजना का पैसा लौटाने से इनकार कर चुकी हैं। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कर्मचारियों के हक की लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। गहलोत ने कहा कि भारत सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही है। अगर प्रदेश को अपना पैसा नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हर हाल में पैसा लेकर रहेंगे। गहलोत ने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ सकते। आज शेयर बाजार का जो हाल है उसमें पूरा देश हिल गया है। ओपीएस मुद्दे ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की बढ़ा दी हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट लंबे वक्त से एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन अब जल्द ही इस मामले का हल निकलता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवरों के बाद मोदी सरकार इस मामले पर बैकफुट पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति 5 दिन में करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति 5 दिन में हो जाएगी, ये बात मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु ने एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम पर हलफनामा दायर किया। हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट आज काफी सख्त नजर आया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्द मंजूरी दी जाएगी। 5 दिन के अंदर जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मित्तल, चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस संजय करोल, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, जस्टिस पीवी संजय कुमार, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकट रमनी ने जस्टिस एस.के. कोल और ए.एस. ओका की बेंच को बताया कि 5 जजों की नियुक्ति का आदेश जल्द ही जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेशन स्ट्रेंथ सीजीआई समेत 34 है। फिलहाल 27 जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। 5 जजों की शपथ लेने के बाद ये संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात टैक्स भरने वाले लोगों की तादाद की। बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स चुकाने का दायरा 5 लाख से 7 लाख रुपए तक कर दिया है। इसी के साथ टैक्स जमा करने वालों की संख्या में कमी हो गई है। 132 करोड़ की आबादी वाले देश में बेहद चंद लोग हैं जो इनकम टैक्स जमा करते हैं। अमेरिका की तुलना में यह अनुपात बेहद कम है, यानी भारत में एक बड़ी आबादी है जो भरपूर पैसा कमाने के बाद भी टैक्स अदा नहीं करती है। तो भारत में कितने लोग देते हैं टैक्स, देखते हैं ये रिपोर्ट। जो लोग भारत की बराबरी अमेरिका जैसे विकसित देश से करने की बात कहते हैं, उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सरकार को टैक्स देते हैं, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आम नागरिकों के भरे जाने वाले टैक्स की बड़ी भूमिका रहती है। हमारे देश में इनकी संख्या सिर्फ 6% है, जिसमें से 5.5% शून्य टैक्स है, मतलब सिर्फ आधा प्रतिशत लोग ही टैक्स देते हैं। 2020-21 में जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें 8.22 करोड़ लोगों को करदाता बताया गया था, जिसमें से 7.5 करोड़ लोगों का टैक्स शून्य था, यानी सिर्फ 72 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। 132 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 72 लाख लोग हैं जिनसे सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। भारत में 1 करोड़ से अधिक का इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या 5072 है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने वाले 12,963 लोग हैं। 10 लाख से 50 लाख टैक्स देने वाले 1,96,535 लोग हैं। 1 लाख से 10 लाख रुपए टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 27,93,363 है। 1 लाख रुपए से अधिक टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 30,08,033 है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों से सालाना 10.21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हासिल करती है, जिसमें से 18% यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से मिलता है। यूपी के लोग केंद्र सरकार को 1.8 लाख रुपए का टैक्स देते हैं।
वहीं बिहार और मध्य प्रदेश की जनता 10 और 8%, जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान से सरकार को 6% टैक्स मिलता है। आपको बता दें कि अमेरिका की 45 करोड़ की आबादी में से 60% लोग सरकार को टैक्स देते हैं, यानी 27 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।